सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 28 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एवं पीएसयू बैंक से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपके सामने आसान भाषा में लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद दिस आगे बढ़ते हुए आज की इस वीक की हाइलाइट्स देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है जेसीएम मीटिंग रिगार्डिंग जो कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स हुई हैं अब तक, उनके रिगार्डिंग है। सेकंड है 8CPC के रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोग्राम जो कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड वर्कर एसोसिएशन चला रही है, उसके रिगार्डिंग है। और फिर बाद में हम कुछ बेसिक ईएल्स के रूल्स भी डिस्कस करेंगे। विद दिस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जेसीएम मीटिंग की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उनके साथ। तो अपन स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कहाँ से आया। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एंड पेंशन मंत्रालय से आया है ये ऑर्डर, या ये एक्चुअली मिनट्स ऑफ मीटिंग है। और ये कब की है? ये 4 मार्च 2025 की। जो ये जेसीएम है, जॉइंट साइड जो कि स्टाफ साइड से है, उनके साथ जो मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई है लोक नारायण भवन में 25 फरवरी को मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग की ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको सामने पेश करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बोली गई है या रिक्वेस्ट की गई है, और इसके रिगार्डिंग मिनिस्टर ने ये बोला है कि अभी वो इसके ऊपर इस सब्जेक्ट को आगे इनिशिएट करेंगे और इस पर कंसल्टेशन करेंगे। रिक्वेस्ट ये करी गई है कि जिन लोगों को कंपैशनेट ग्राउंड्स पे अपॉइंट किया गया था और उनको कंपैशनेट ग्राउंड पे बिफोर एनपीएस यानी कि 2004 से पहले जो कंपैशनेट ग्राउंड पे लगे थे, तो इसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि उनको पुरानी पेंशन के हिसाब से ही इन फ्यूचर पेंशन दी जाए और उनको नई एनपीएस के अंदर ना डाला जाए। इवन दो जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन या जिनकी नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2004 से पहले आ गई थी, जिन्होंने अप्लाई कर दिया था कंपैशनेट ग्राउंड्स के लिए, और इवन उनकी ज्वाइनिंग बाद में हुई है, तो उनकी ज्वाइनिंग को भी उनकी ज्वाइनिंग के जो रूल्स हैं वो 1 जनवरी 2004 से पहले के माने जाए और उनको उस बेसिस पे जो पेंशन है वो ओल्ड पेंशन मिले, ना कि न्यू पेंशन मिले। ये यहाँ पे ये हो रहा है कि जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले अप्लाई किया था कंपैशनेट ग्राउंड्स के लिए, बट उनको अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद मिली, तो उनको जो ऑफिसेज हैं उन्होंने एनपीएस के अंडर डाल दिया। तो वो इसी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो जेसीएम है दैट कि उनको, बिकॉज उन्होंने अप्लाई जो कंपैशनेट ग्राउंड की उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सब 1 जनवरी 2004 से पहले आ गई थी, तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रखा जाए। और साथ में एक जो सेकंड पॉइंट है कि जो रेलवे और सीसीएस के जो पेंशन रूल्स हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है, उनके रिगार्डिंग भी इन पे एक्शन लेने के लिए बोला गया है। ये 2 मेन पॉइंट थे जो जेसीएम की मीटिंग हुई थी मिनिस्ट्री के साथ। अभी हम दूसरा आपको ऑर्डर दूसरा जो है अवेयरनेस प्रोग्राम है वो दिखाते हैं। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये कौन चला रहा है? कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, ये जो एसोसिएशन है ये चला रही है। और इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज आते हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हैं, वो आते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी भी उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया कि दैट पे कमीशन फॉर्म होगा, बट अभी भी उसके लिए आगे फर्दर चीज़ें नहीं की हैं। तो इसके लिए अब वो क्या कर रहे हैं, वो सभी ऑफिसेज में वो जो एम्प्लॉइज हैं उनको अवेयर कर रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स चला रहे हैं, सो दैट वो आगे अपनी यूनियन से राइट डिमांड रख सकें, सो दैट जब पे कमीशन के लिए सीटिंग हो और यूनियंस को बुलाया जाए तो वो वहाँ पे एम्प्लॉइज की साइड से प्रॉपर डिमांड्स उनके सामने रख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है कि जो 8CPC की जो टर्म्स एंड रेफरेंस हैं जो स्टाफ साइड से दे दी गई है उसके रिगार्डिंग एक कमेटी सेटअप की जाए। अभी तक कमेटी सेटअप नहीं की गई है एज ऑफ दिस डेट, और अभी भी प्रोसेस जारी है कमेटी सेटअप करने की। सेकंड पॉइंट है कि जो एनपीएस और यूपीएस है उनको स्क्रैप किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम ही लेके आई जाए। थर्ड पॉइंट है कि जो डीए की इंस्टॉलमेंट सी जो कोविड के दौरान फ्रीज कर दी गई थी
उनको वापस दिया जाए। और इसके बाद जो कंपैशनेट ग्राउंड्स के लिए फोर्थ पॉइंट है कि जो अभी सीलिंग लगा दी गई है कि 5% ऑफ द अपॉइंटमेंट ही कंपैशनेट ग्राउंड पे होंगी और उसके लिए भी रूल्स हैं, तो उन रूल्स को भी स्क्रैप करने के लिए बोला गया है। सभी उसके बाद सभी ऑफिसेज में जो कि बेसिक डिमांड्स होती हैं कि सभी ऑफिसेज में जो वैकेंट पोस्ट है उनको भरा जाए, आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए, और जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है जो कि एम्प्लॉय किया गया है, जैसे कि कैजुअल लेबर होती है और जो मोस्टली जीडीएस होता है, जिनको विदाउट एनी कैन से विदाउट एनी अलाउंसेस रखा जाता है, जिनको बस एक बेसिक लमसम अमाउंट दिया जाता है, उनको एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और प्रॉपर सैलरीज के साथ दिया जाए। तो ये सब डिमांड्स हैं जो ये सेंटर कॉन्फेडरेशन है जो एम्प्लॉइज के सामने लेके आ रही है, सो दैट वो अपने यूनियंस के सामने लेके आ पाए और जो इन आगे फर्दर जो पे कमीशन के लिए जो मीटिंग्स होंगी उनमें उन तक पहुंच पाए। सो विद दिस हमारे जो आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो 2 पॉइंट्स थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। अभी हम थोड़ा लीव रिगार्डिंग रूल्स डिस्कस करेंगे। अभी आपकी स्क्रीन के सामने ईएल के रिगार्डिंग कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी ईएल्स है वो यूनिफॉर्म रेट से क्रेडिट की जाएंगी, और जो कि यूनिफॉर्म रेट क्या है, हर 6 मंथ्स के लिए 15 ईएल, और अगर एचपीएल की बात करें तो 10 एचपीएल आपको हर 6 मंथ्स के बेसिस पे क्रेडिट की जाती है। और ये तब क्रेडिट की जाती है जब इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप वो 6 मंथ्स की सर्विस कंप्लीट करेंगे। अगर आप वो 6 मंथ की सर्विस कंप्लीट नहीं कर रहे या आपने 6 मंथ्स के बीच में कहीं पे ज्वाइन किया है तो उसके लिए अलग से रूल होता है। बट इट इज़ अगर आपके लिए एक्सपेक्टेड है कि आप सर्विस कंटिन्यू करेंगे तो आपको 1 जनवरी को 15 ईएल्स क्रेडिट होंगी और 1 जुलाई को 15 ईएल्स क्रेडिट होंगी। और यहाँ पे जो मैक्सिमम ईएल्स हैं जो आप आगे बेसिकली आप ईएल्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम ईएल्स हैं जो आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं वो 300 है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए ये रूल है। कुछ स्टेट्स में जैसे स्पेसिफिकली हरियाणा में ये रूल है कि आप वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और वहाँ पे हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आपकी जो लीव्स हैं वो उसमें कैरी फॉरवर्ड करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। आप 330, 340, 350 लीव भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट जब आप रिटायर होंगे एट द डे ऑफ रिटायरमेंट, जब आप उसको लिए एनकैश करना चाहेंगे तो आप ओनली 300 लीव ही एनकैश कर पाएंगे। जो रिमेनिंग है वो आपकी लैप्स हो जाएंगी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड में भी 300 ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और जो रिमेनिंग है वो आपकी लैप्स हो जाती है। नाउ अगर आप एक न्यू एम्प्लॉई हैं या न्यू ज्वाइनी है और आपने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, तो जो आपकी ईएल्स क्रेडिट होंगी वो डिपेंड करती हैं कि आपने किस मंथ में ज्वाइन किया है और आपने उस 6 मंथ के पीरियड में कितने मंथ कंप्लीट सर्विस की है। तो आपको हर मंथ की कंप्लीट सर्विस के लिए 2.5 ईएल्स हैं जो आपको क्रेडिट होंगी। और सिमिलरली फॉर रिटायरमेंट है कि अगर आप रिटायर होने वाले हो और या आप आइदर रिटायर होते हो या आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है या आप रिजाइन कर देते हो, तो तब जब आपकी ईएल कैलकुलेशन होगी जो कि जिसके बेसिस पे आइदर आपकी सैलरी या जो आपको अमाउंट मिलने वाला है ईएल के बेसिस पे जो डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड 6 मंथ बेसिस पे नहीं किया जाएगा। वो डिसाइड किया जाएगा कि आपने कितने आफ्टर कंप्लीटिंग जो 6 मंथ का आपका पीरियड होता है, सपोज जनवरी, तो जनवरी अगर आप फरवरी में रिटायर होते तो आपको ओनली जनवरी और फरवरी की ही ईएल क्रेडिट होगी, मार्च अप्रैल की ईएल क्रेडिट नहीं होगी। और जो ईएल क्रेडिट है वो अगेन 2.5 फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ होगा। नाउ अगेन जो ईएल मैक्सिमम है वो आप 300 तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जो ईएल है अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 180 एट ए टाइम तक अवेल कर सकते हैं। बट आप 180 को जो आपको ये 180 की लिमिट है इसको 300 तक भी लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप आइदर ग्रुप ए या ग्रुप बी ऑफिसर हो, और नंबर 2 कि या तो आपकी की पूरी ईएल फॉरेन में मींस आप फॉरेन गए हुए हो, आप आउट ऑफ इंडिया हो, इसके लिए आपको ईएल लेनी पड़ रही है, या
आपने सपोज कीजिए 200 डेज की लीव ली है ईएल, तो उसमें से जो मोर देन 180 डेज हैं वो आपने आउट ऑफ इंडिया स्पेंड किए हो। तो अगर आपने 200 डेज की ईएल लगाई है तो उसमें से आपके 20 डेज आउट ऑफ इंडिया होने चाहिए, तभी वो आप अवेल कर सकते हो। नाउ इसमें थोड़ा हम हाफ पे का भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो हाफ पे लीव है वो सभी को मिलती है, मींस वोकेशनल नॉन वोकेशनल स्टाफ को मिलती है, और ये आपको 10 इन ए ईयर मिलती है और 10 इन ए 6 मंथ्स पीरियड आपको मिलती है। और इसके लिए भी सेम रूल है जैसे कि ईएल के लिए है कि अगर आप एक्सपेक्टेड है सर्विस कंटिन्यू करेंगे तो आपको वो हर 6 महीने की 10 ऐड हो जाएंगी, और अगर ये एक्सपेक्टेड है कि आप आइदर रिटायर होंगे या आप सर्विस से डिसमिस होंगे या फिर आपने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपोर्शनेट अमाउंट वो आपके कैलेंडर मंथ के हिसाब से आपको मिलेंगी, और उसका जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है दैट इज 5/3 फॉर ईच कैलेंडर मंथ जो आप अपनी सर्विस में कंप्लीट करते हो। सो जो आपकी हाफ लीव है उसको आप विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हो, दैट्स बेसिक इन्फॉर्मेशन। बट अगर आप इसको फुल पे में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो अगर आप गैजेटेड ऑफिसर हो आइदर ग्रुप ए ग्रुप बी में, तो आपको गवर्नमेंट एफिलिएटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल और या फिर आपको सीजीएचएस या जो एएमए है वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा। और अगर आप नॉन गैजेटेड हो तो आप एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो कि जिसने गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस से अपनी जो एजुकेशन है वो सर्टिफाइड है की है, तो उससे भी आप ले सकते हो। विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होपफुली जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो आपके लिए रेलेवेंट रहा होगा। अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके सामने अगले हफ्ते फिर से नई जानकारी लेके हाजिर होंगे। धन्यवाद।